पीएम मोदी आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे आम बजट के मुद्दे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। देश भर के बीजेपी जिला और प्रदेश कार्यालयों पर एलईडी के जरिए पीएम बजट पर करेंगे चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट 2022-23 पेश किया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 39 लाख करोड़ का कुल बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का 10वां और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट था। आम बजट में किसानों, उद्योग, शिक्षा, रक्षा, बुनियादी संरचना और बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हुए। मध्यम वर्ग की टैक्स छूट की उम्मीद टूट गई। हालांकि सरकार ने टैक्स दरों में कोई बढ़ोतरी ना कर राहत देने की कोशिश की। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बुनियादी छूट की सीमा में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था। बजट में ऐलान किया गया है कि एमएसपी के तौर पर 2,37,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में डाले जाएंगे। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान, 60 लाख युवाओं के लिए नौकरी का ऐलान किया गया। इस साल शिक्षा बजट में 11.86% का इजाफा किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5,25,000 करोड़ आवंटित हुए। नए हथियारों की खरीद के लिए 1,52,000 रुपए रखे गए। खेलो इंडिया का बजट लगभग 325 करोड़ बढ़ाकर 974 करोड़ किया गया। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि के लिए 357 करोड़ आवंटित किए गए। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि आरबीआई 2023 में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान हुआ। बजट 2022-23 में उम्मीदों के विपरीत मनरेगा फंड में कटौती की गई। मौजूदा वित्तीय वर्ष के मुकाबले फंड में 25,000 करोड़ की कटौती हुई। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी के तहत चल रही योजना के लिए 73,000 करोड़ आवंटित किए। साल 2006 में 2 अक्टूबर को शुरू की गई मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को कम से कम 100 दिन रोजगार गारंटी देता है। बजट से मोबाइल, डायमंड, ज्वेलरी, स्टील के बर्तन, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स और खेती का सामान सस्ता। इंपोर्टेड छाता, ईयरफोन, एक्सरे मशीन, खिलौनों के पार्ट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स महंगे होंगे। पीएम मोदी ने बजट 2022-23 को विकासोन्मुखी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में हाँफ रही अर्थव्यवस्था को बजट से नई संजीवनी मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट को बकवास बताया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बजट में गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, वेतनभोगी और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल पर पलटवार किया। वित्त मंत्री ने कहा, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो बिना समझे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। पीयूष गोयल ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को गणित समझने में परेशानी होती है, इसलिए उनका कैलकुलेशन 0 से शुरू होता है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुटीले अंदाज में आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों का बजट बताया। आरजेडी नेता मनोज झा ने बजट सिर्फ हवाई सपनों जैसा बताया।
फिक्की अध्यक्ष संजीव मेहता ने बजट को साहसिक बजट बताया, साथ ही नीतियों में ज्यादा बदलाव न करने के लिए धन्यवाद दिया। बीएसई शेयर एक्सचेंज के एमडी आशीष चौहान ने भी इस बजट को संतुलित और विकासोन्मुख बताया। आम बजट में इस बार रेलवे को 1,40,000 करोड़ आवंटित किए गए। पिछले बजट के मुकाबले ये रकम 27% ज्यादा। वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया। वन प्रोडक्ट वन स्टेशन स्कीम के तहत हर स्टेशन को खास प्रोडक्ट्स के जरिए नई पहचान दी जाएगी। अगले 3 सालों में 100 किलोमीटर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नई लाइनों के लिए 25,000 करोड़, दोहरीकरण के लिए 12,000 और पटरियों के नवीनीकरण के लिए 13,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। इस महीने एलपीजी सिलेंडर पर सरकार ने बड़ी राहत दी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 91 की कटौती की गई। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी 899 रुपए 50 पैसे में ही मिलेगा। यूपी में मंगलवार देर शाम बीजेपी ने 17 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। लखनऊ की 9 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी की जारी लिस्ट में एक मंत्री की सीट बदली, वहीं दूसरी की कट गई। ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से टिकट मिला है। बीजेपी ने लखनऊ में ब्राह्मण, वैश्य और पासी समाज से 2-2, जबकि ठाकुर, कायस्थ और खत्री समाज से 1-1 प्रत्याशी मैदान में उतारा है। सरोजनी नगर सीट से योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को पार्टी ने इस सीट से प्रत्याशी बनाया। समाजवादी पार्टी ने भी मंगलवार को लखनऊ की 6 सीटों सहित 10 सीटों की लिस्ट जारी की। सपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से उतारा। वहीं लखनऊ कैंट से मंत्री ब्रजेश के मुकाबले राजीव गांधी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज का गोवा दौरा टल गया। राहुल अब 4 फरवरी को चुनाव प्रचार के लिए गोवा जाएंगे। राहुल गांधी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ और बदायूं के चुनावी दौरे पर हैं। शाह अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा करेंगे। गृहमंत्री की बदायूं में 2 चुनावी सभा करेंगे। सहसवान विधानसभा के इस्लाम नगर में गृहमंत्री डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज मथुरा और बुलंदशहर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। मथुरा शहर, गोवर्धन और छाता में योगी जनसभा करेंगे। बुलंदशहर की गुलावटी में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीराज सिंह के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी जनसभा करेंगे। शामली और गाजियाबाद में सपा आरएलडी का साझा प्रचार अभियान। शामली के बड़ौत और गाजियाबाद के लोनी में अखिलेश जयंत जनसंपर्क करेंगे। यूपी के चुनावी रण में आज मायावती की होगी एंट्री। आगरा के कोठी बीना बाजार में बीएसपी प्रमुख अपनी पहली रैली को संबोधित करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीलीभीत में चुनाव प्रचार के तहत डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। शहर के कई मोहल्ले में राजनाथ जनसंपर्क करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस आज मैनिफेस्टो जारी करेगा। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून में चुनावी वादों का पिटारा खोलेंगी। पंजाब के सीएम चन्नी ने मंगलवार को श्री चमकौर साहिब सीट से नॉमिनेशन भरा। सोमवार को मुख्यमंत्री ने बरनाला की भदौर सीट से पर्चा दाखिल किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस करहल से उम्मीदवार कांग्रेस ने नहीं उतारा। कांग्रेस ने मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी हटा लिया। कांग्रेस ने मैनपुरी की करहल सीट से ज्ञानवती यादव को टिकट दिया था। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश के खिलाफ उतारा है।
कांग्रेस ने इटावा की जसवंत नगर सीट पर भी शिवपाल यादव के खिलाफ प्रत्याशी हटाया है। सोनिया मुलायम परिवार के बीच चुनावी दोस्ती पहले से जारी है। रायबरेली में सोनिया और अमेठी में राहुल के खिलाफ सपा प्रत्याशी नहीं उतारती। कांग्रेस भी मैनपुरी में मुलायम और कन्नौज आजमगढ़ में अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। यूपी में कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की दूसरी लिस्ट मंगलवार को जारी की। पार्टी ने आरपीएन सिंह की जगह पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को शामिल किया। आरपीएन सिंह प्रचारकों की पहली लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस प्रचारकों के 30 नेताओं की सूची में राहुल, प्रियंका, गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट, राजीव शुक्ला के नाम शामिल हैं। मंगलवार को संसद में टीएमसी सांसद सौगत रॉय की शिकायत पर पीएम मोदी ने चुटीला जवाब दिया। टीएमसी सांसद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की बात की। जवाब में प्रधानमंत्री ने हंसते हुए कहा कि आप कब रिटायर हो रहे हैं। सदन में बजट पेश होने से पहले अनौपचारिक मुलाकात के दौरान ये वाकया हुआ। केंद्र सरकार ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। इंडियन एयरफोर्स में अब महिला पायलटों की नियुक्ति स्थायी तौर पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए मंगलवार को दी इसकी जानकारी। पहले महिला पायलटों की नियुक्ति प्रायोगिक तौर पर होती थी। 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने अकेले लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रचा था। भारतीय नौसेना के मिलन 2022 नाम से सैन्य अभ्यास में 46 देशों की नौसेना शामिल होगी। नौसेना की यह बड़ी एक्सरसाइज इसी महीने आंध्र के विशाखापट्टनम में होगी। नौसेना एक्सरसाइज के लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फिलीपींस सहित 46 देशों को न्योता भेजा है। विशाखापट्टनम में मिलन एक्सरसाइज के तहत सभी देशों के नौसैनिकों की एक भव्य सिटी परेड भी होगी। नौसेना की मिलन एक्सरसाइज का यह 11वां संस्करण है। इस साल अभ्यास का मूल मंत्र है मेल मिलाप, एकजुटता और सहयोग। देश में तीसरी लहर में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। मंगलवार को कोविड के कुल 1,67,000 नए संक्रमित आए सामने। हालांकि मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,192 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 2,683 केस आए सामने। पिछले एक दिन में 27 मरीजों की हुई मौत और 4,837 पेशेंट रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 2014 नए संक्रमित आए सामने। राज्य में पिछले 24 घंटों में 33 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। राज्य में पिछले एक दिन में 58 लोगों की मौत हुई, जबकि 14,000 नए केस आए। असम में मंगलवार को कोरोना के 1,486 नए मामले मिले। राज्य में 2,632 मरीजों की रिकवरी के बीच 20 मरीजों ने तोड़ा दम। पंजाब में कोरोना से जुड़ी पाबंदियां 8 फरवरी तक बढ़ी। मंगलवार को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। दफ्तरों और बाजारों में नो मास्क नो सर्विस नियम भी लागू। सरकार ने शादी ब्याह और दूसरी सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या बढ़ाने की इजाजत दी है। आउटडोर में अब 1,000 और इंडोर में 500 लोग इकट्ठे हो सकेंगे। झारखंड के धनबाद में 3 कोयला खदान ढहने से 5 की मौत। ईसीएल के खदानों में हुए हादसे में मरने वालों में 4 महिलाएं शामिल। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई इस घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की।
कापसरा इलाके में धंसी खदानों के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका।